आज से लगभग 4 साल पहले मैंने बीजेपी का नाम पहली बार सुना था। उन दिनों टीवी पे एक ऐड आया करता था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन एड्स को देखने के बाद मैं मोदी जी का इतना बड़ा फैन हुआ। मेरे घर पे जो पोस्टर हुआ करता था वो मोदी जी का हुआ करता था। मेरे घर पे जो कैलेंडर हुआ करता था वो मोदी जी का हुआ करता था। इनफैक्ट मैं जो घड़ी पहना करता था उस पे भी कमल का लोगो बना हुआ था। और हद तो तब हो गई जब मैंने इनकी रैलियों में जाना शुरू कर दिया, लोगों से वोट मांगना शुरू कर दिया कि अब की बार मोदी सरकार। इनका झंडा मैं फहराता था और घर आके वो झंडा अपनी छत पे लगा दिया करता था। मतलब आज तक मैंने अपने घर पे तिरंगा तक नहीं लगाया था खुद से, लेकिन अपने घर पे मैंने बीजेपी का झंडा लगा रखा था। और अब तक मैंने जितना कुछ बोला वो सब झूठ है। और बीजेपी सरकार को पसंद करना ना करना वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस बात से आप 100% एग्री करोगे। आप में से ज्यादातर लोग बीजेपी को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि दूसरी पार्टीज में उतना दम नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि इंडिया के अंदर कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। मतलब कोई भी पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती है या फिर दिखावा ही करती है, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। आम आदमी वाला केस तो आपको पता ही होगा, सारे के सारे बड़े नेताओं को लिकर स्कैम के नाम पर जेल के अंदर डाल दिया गया। और बाद में पता चलता है ये जितने भी आरोप थे सारे के सारे फर्जी आरोप थे। सीबीआई ने केस को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करी। और सीबीआई किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास है? बीजेपी के पास। इसके अलावा आज के टाइम पे आप लोग ये भी मानोगे, अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, स्पेशली कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आवाज उठाने की कोशिश करे, जैसे कि सोनम वांगचुक जैसे लोग, उनके ऊपर एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है और बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने इनको माफ कर दिया है, बल्कि इसलिए कि इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। और सोनम वांगचुक वाले केस में तो बीजेपी के बड़े बड़े बंदों ने फर्जी सबूतों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की और मीडिया चैनल्स ने इन फर्जी सबूतों को फैलाने की कोशिश की। अगर सोनम वांगचुक जैसा बंदा अमेरिका जैसे देश में होता तो अब तक वो करोड़पति बन चुका होता। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केस देखे गए जहाँ पर मोदी जी के ऊपर लोगों ने मीम बनाने की कोशिश करी, वीडियोस बनाने की कोशिश करी, तो फिर गवर्नमेंट ने उन वीडियोस को टेक डाउन कर दिया। मतलब देश के अंदर डिक्टेटरशिप आई हो या ना आई हो, लेकिन सेंसरशिप जरूर आ चुकी है। और हमारे देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक मिडिल क्लास माँ को बेऔलाद कर सकता है। मैंने अपने बच्चों को सारी जिंदगी संस्कार देने में, उसको वैल्यू सिखाने में पूरी जिंदगी झोंक दी अपनी, और 1 मिनट में उसको कोई निकल के और उसको एक्सीडेंट का नाम दे देगा। यार एक्सीडेंट क्या होता है? जानबूझ के गलती करी हुई एक्सीडेंट होती है। और इसके बाद वो माँ इंसाफ के लिए भीख मांगे तो भी उनको इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे देश का कानून सिर्फ अमीरों को बचाता है, गरीबों को बिल्कुल भी नहीं बचाता। अब इससे पहले मैं ये बताऊं कि बीजेपी ने ऐसे कौन कौन से कांड किए हैं जिसके कारण आज की जो जेनजी ऑडियंस या फिर पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो बीजेपी से नफरत करने लगी है। अब बात कर लेते हैं नितिन गडकरी वर्सेस मुकेश मोहन के बारे में। तो अब तक आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, नितिन गडकरी ने एक यूट्यूबर के ऊपर पूरे 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस लगा दिया है। और 50 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना पैसा तो नितिन गडकरी के पास व्हाइट मनी में भी नहीं है, ब्लैक मनी का तो पता नहीं। मतलब इतना पैसा तुम इतने सालों में घपला मार के नहीं कमा पाए, तो इतना पैसा एक मामूली सा यूट्यूबर कैसे चुका पाएगा? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो 28 फरवरी 2026 को कैरा की एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट का नाम था नागपुर से। इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली सियान नागरो के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। कैरा ने कैसे सियान एग्रो के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि ये बीफ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कैरावैन ने किसी भी तरह का सबूत नहीं दिया था, किसी भी तरह का प्रूफ नहीं दिया था और वो प्रूफ कर भी नहीं पाए थे। बस उन्होंने सिर्फ एक एलिगेशन लगाया था। रिपोर्ट के हिसाब से 10 मार्च 2022 को पुणे मुंबई एक्सप्रेस के आसपास पुलिस को एक एनोमिनिस्टिक मिलती है। इस एनोमिनिस्टिक के हिसाब से पुलिस एक ट्रक को ट्रैक करने की कोशिश करती है और जब ट्रैक किया जाता है तो फिर पता चलता है ट्रक के अंदर पूरे 1400 कार्टून बॉक्स है जिसके अंदर प्रोसेस्ड मीट है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो कैरामीन ने सिर्फ एक रिपोर्ट डाली थी जिसमें सिर्फ एक एलिगेशन लगाया था सियान एग्रो के ऊपर कि ये बीफ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे फर्जी निकले, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये लोग बीफ एक्सपोर्ट कर रहे थे। मुकेश ने गलती क्या करी? उसने इस एलिगेशन को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करा और यही कारण था बीजेपी ने उसके ऊपर केस कर दिया। जब आप किसी एलिगेशन को फैक्ट की तरह प्रूफ करने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर केस होना ही होना है। स्पेशली बीजेपी की तरफ से तो होगा ही होगा, क्योंकि आजकल बीजेपी के दिन थोड़े खराब चल रहे हैं। जो आ रहा है पेल के ही जा रहा है। इनकी पार्टी का कोई बंदा बलात्कार करता है पकड़ा जाता है, इनकी पार्टी का कोई नेता मर्डर करता है वो भी पकड़ा जाता है। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी तमाम वीडियोस आ रही हैं जहां पर बीजेपी सरकार खुल्लम खुल्ला एक्सपोज हो रही है। इससे एक चीज साफ होती है, बीजेपी को बस इस बात का डर है कहीं उनकी इमेज ना खराब हो जाए, कहीं वो अगले इलेक्शन में हार ना जाए। और आप लोग ये मत समझना कि मैं यहाँ पर बीजेपी की इतनी बुराई कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कांग्रेस का दलाल हूँ। कांग्रेस भी बेकारी है, बस फर्क इतना है कि कांग्रेस अगर गोबर है तो बीजेपी। चलो अगर हम वापस से बात करें बीजेपी की,
बीजेपी की जो इमेज है ऐसा लगता है पूरी पीआर पे टिकी हुई है। इसके अंदर 3 से 4 मेन चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी की इमेज को पूरी तरह से बचाए हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, जिनको आप बीजेपी का मसीहा भी बोल सकते हो। अगर नरेंद्र मोदी को निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी बीजेपी की नैया डूब जाएगी, क्योंकि एक लौते वन मैन आर्मी है जिन्होंने पूरी बीजेपी को संभाल रखा है। देश संभले ना संभले वो अलग बात है। इसलिए किसी भी बीजेपी के नेता को देख लो, अपने साथ नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाएगा ही लगाएगा। बीजेपी के किसी भी काम को देख लो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा ही होगा। इनफैक्ट दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी का फोटो नहीं लगाया गया था चुनाव के टाइम पर, क्योंकि बीजेपी को पहले से पता था कि रेखा गुप्ता जी की फोटो लगाएंगे तो वो पक्का चुनाव हार जाएंगे। इसलिए वहाँ पर चुनाव के टाइम पर फोटो किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की। और जब दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत गई तो फिर ये रेखा गुप्ता जी को सीएम बना देते हैं। बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी का एक भी नेता चुनाव नहीं जीत सकता, वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चेहरा अमित शाह, जिनको आप बीजेपी का पावर हाउस भी बोल सकते हो। इनके बारे में मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन डायरेक्ट बात करूं अगर योगी आदित्यनाथ की, तो इनका सबसे मेन काम रहा है बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का अनफिल्टर चेहरा है, मतलब जो काम बीजेपी करना चाहती है, अगर कोई नेता निडर होकर काम करता है, खुल्लम खुल्ला बोलता है कि हाँ हम क्रिमिनल्स की गाड़ी पलटा सकते हैं, वो है हमारे योगी आदित्यनाथ। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बेसिकली बीजेपी का जो डर है लोगों के अंदर फैला हुआ है, स्पेशली क्रिमिनल्स के अंदर फैला हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ की वजह से फैला हुआ है। और यहाँ पर क्रिमिनल्स का मतलब वो क्रिमिनल्स जो बीजेपी की नजरों में क्रिमिनल्स हो। और योगी आदित्यनाथ को मार्केट इस तरह से किया गया है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के क्राइम को बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूपी के अंदर आए दिन गोलियां चलती रहती है, आसानी से कट्टे मिल जाते हैं। क्राइम कम नहीं हुआ, बस क्राइम रिपोर्ट होना कम हो गया है। इसके बाद आता है चौथा चेहरा नितिन गडकरी। अगर आपको पूरी बीजेपी को समझना है तो बस नितिन गडकरी को समझ लो, आपको पूरी बीजेपी समझ आ जाएगी। नितिन गडकरी की ब्रांडिंग एक टाइम पे ऐसी की गई थी कि ये सबसे ज्यादा काम करने वाला नेता है, और इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, मैं इनका खुद भक्त हुआ करता था। इनफैक्ट इनको जब एक बार हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, किसी कारण ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तब मैंने भी ट्वीट करा था कि नितिन गडकरी एक आप ही तो ईमानदार नेता है बीजेपी में, अगर आप भी चले गए तो बीजेपी का क्या होगा। बट आफ्टर सम इयर्स आई रियलाइज्ड कि मैं कितना गलत था उस समय पर। और नितिन गडकरी के पास्ट के बारे में बात करूं अगर मैं, तो ये भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। यहाँ पे काफी साल पहले, लगभग 2009 के आसपास, मुझे ठीक से याद भी नहीं, इनकी गाड़ी की डिग्गी में एक लाश मिली थी। अब वो लाश उनकी डिग्गी में कैसे गई ये किसी को पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने एफआईआर करने से पहले 10 बार सोचा, उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। इसके अलावा अगर हम एथेनॉल की बात करें तो अगर आज भी ट्वीट करके पूछोगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कैम है तो नहीं, चांसेस 99.9% है कि ज्यादातर लोग उसको स्कैम ही बोले। और ऐसा उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, इससे फायदा किसको हुआ? सिर्फ नितिन गडकरी के डिकरों को। बस आम लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम लोगों की ज्यादातर गाड़ियां ऐसी है जिसमें एथेनॉल वाला फ्यूल है, वो सपोर्ट करता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एथेनॉल आपकी गाड़ियों को खराब कर रहा है, और 10 साल में वो गाड़ियां आपको स्क्रैप करनी पड़ेंगी। एक तरीके से ऑडियंस को पूरी तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि आप सरकार के जबरदस्ती बनाए गए फैसले पर चलो, एक ऐसा फैसला जिससे आम लोगों का तो नहीं, पर हाँ नेता लोगों को फायदा जरूर हो। वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। इन्होंने काम से ज्यादा जुमलेबाजी की है। एक ही भाषण करेंगे कि हम अगले साल अमेरिका के बराबर रोड बना देंगे, फिर अगले साल यही सेम डायलॉग चिपकाएंगे। और रोडों की हालत क्या है ये आप सभी को पता है। एक्सप्रेस वे पर भी जाओगे तो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आपको इतने खड्डे मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। इंडिया के अंदर कोई ढंग का बंदा स्पोर्ट्स कार चला ही नहीं सकता, या तो आपको पैचेस मिलेंगे या तो उबड़ खाबड़ रोड मिलेंगे। लेकिन ये तो सच है, नितिन गडकरी के राज में एक चीज तो अच्छी हुई है, रोडों का जो काम है वो बहुत ही तेजी से हुआ है। मतलब जो हमारे रोडों की तेजी है वो चाइना से भी तेज है कई जगहों पर। बस रोडों की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा खराब है। इतनी खराब है कि हम पैसे तो चाइना के बराबर खर्च करते हैं, लेकिन जो रोड की क्वालिटी है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बराबर है। और इतना ही नहीं, गलती से कोई ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर रोडों को अच्छा बनाने की कोशिश करे तो उनको कभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने रोडों को अच्छा बनाया है लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है, जो भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर है वो भ्रष्ट नेताओं के साथ मिल के काम करते हैं। वो रोडों को ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि वो रोड आगे चल के टूटेगा और उनको फिर से दोबारा पैसे मिलेंगे, दोबारा से रोड बनाने का टेंडर मिलेगा। इस तरीके से जो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों मिल बांट कर खाएंगे। और ऐसे भी बहुत सारे केस देखे गए जहाँ पर एक IAS ऑफिसर को इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि वो ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के कारण वहाँ के लोकल नेताओं को प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वहाँ के लोकल नेता आम आदमी को लूट नहीं पा रहे थे। तो इससे आप समझ जाओ कि हमारे इंडिया के अंदर खराब पुलिस वाले क्यों
है? क्योंकि ईमानदार वालों को काम करने ही नहीं दिया जाता। और इंडिया की पुलिस का तुम कहना ही छोड़ दो, एक नंबर के घोड़े हैं। मतलब 99% पुलिस वाले तो लगते हैं किसी काम के नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है जब पूरी की पूरी पार्टी में सिर्फ क्रिमिनल्स ही भरे हो। अगर डाटा की माने तो बीजेपी के 240 जीते हुए कैंडिडेट में 94 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल्स के चार्जेस लगे हुए हैं। और एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर इतने सारे क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, मतलब आधी पार्टी क्रिमिनल से भरी पड़ी है, तो आपको लगता है वो पार्टी कभी ईमानदारी से काम कर पाएगी? कतई नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट कई केस में तो ये भी देखा गया है, ऐसे बहुत सारे नेता जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, वो लोग जैसे ही बीजेपी में एंट्री करते हैं उनके सारे कांड कर्म में बदल जाते हैं। आसान भाषा में बीजेपी ने क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स को खत्म नहीं किया, बस उसको रीब्रांड कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने बड़े इल्जाम लगे हैं बीजेपी के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 2002 में 9 से ज्यादा आरोप लगे हुए थे। इनके ऊपर दंगे फंसाने के आरोप लगे हुए थे, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया उस गुनाह से। चलो नरेंद्र मोदी तो बड़े नेता हैं, इस तरह के इल्जाम तो लगते रहते हैं उनके ऊपर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जैसे कुलदीप सिंह ने खुल्लम खुल्ला रेप किया, लेकिन इसके खिलाफ एक FIR तक नहीं हुई। मतलब आप इस तरीके से अंदाजा लगा लो, एक नेता जिसने रेप कर दिया है और पुलिस उसके ऊपर FIR करने से डरती है। ये हमारे देश के हाल है। और एक नेता के पास सब कुछ करने की परमिशन है, मर्डर करवाना चाहे मर्डर कर सकता है, बलात्कार करवाना चाहे बलात्कार कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं करेगा। इंडिया का कानून किसके लिए है? बस आम जनता के लिए। असली वाले जो अमीर लोग हैं और उनकी जो औलादे हैं, वो 10 लोगों को कुचल देगी तो भी उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। और होता भी तब है जब उनके कांड वायरल हो जाते हैं, और वायरल होने के बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा लो दुनिया की नजरों में इंडिया बस एक मजाक बन के रह गया है। यहाँ पे एक UPSC बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो नेता के बच्चे से झगड़ जाए तो नेता का बच्चा उसे मरवा भी देगा तो पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगी। और इस हद तक मजाक कर रहा है इंडिया का कानून। वंदे भारत जैसी ट्रेन जहाँ पर अपर मिडिल क्लास लोग अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं और वो उसमें ट्रेवल करते हैं, और अगर वहाँ पर भी कोई बीजेपी का नेता बैठा हो और लोग उसे सीट देने से मना कर दे तो वो लोगों को पिटवा भी सकता है। और अगर यहाँ पर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अच्छी है, बस वो पावर में नहीं है इसीलिए वो ठंडे बैठे हैं, वरना इस तरह के लोग उनकी पार्टी में भी बहुत है। और सबसे अहम चीज जो मेरे को लगता है बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा हुई है वो है रिलीजन हेट। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था, लेकिन अब 2014 के बाद से आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कट्टर मुस्लिम है वो लोग हिंदुओं से हेट करते हैं, जो कट्टर हिंदू है वो मुस्लिम लोगों से हेट करते हैं। और बीजेपी का जो कोर फैन बेस है वो सारे कट्टर हिंदुओं का ही है। और ये सारी चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा, अगर डेटा की माने तो 2024 में लगभग 70% रिलीजियस हेट स्पीच बढ़ चुकी है। एक चीज हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी रिलीजन आ जाता है, जिस देश में भी रिलीजन को ऊपर रखा जाता है, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और इसी रिलीजन के आड़ में नेता लोग लोगों को लड़वाते रहेंगे और लोग भी लड़ते रहेंगे। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है कि इनका धर्म सबसे ऊपर, दूसरों का धर्म सबसे नीचे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दक्ष चौधरी बोल रहा था ये असली हिंदू है, ये नकली हिंदू है। मतलब अब इस तरह के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन नकली हिंदू है कौन असली हिंदू है। देखो मैं इतना ज्यादा आस्था में रहता नहीं, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि जो प्रभु राम जी के असली भक्त होंगे वो कभी भी किसी को माँ बहन की गंदी गालियां नहीं देंगे। लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड भक्त आ चुके हैं जिनके मुंह से सिर्फ माँ बहन की गालियां निकलती है, मतलब इन्होंने जितना हिंदू धर्म का मजाक बनाया ना उतना किसी ने नहीं बनाया। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये जो धर्म का रक्षा करने की नाटक करते हैं ना, असलियत में यही धर्म के भक्षक हैं। यही लोग धर्म को सबसे ज्यादा डिफेम करते हैं। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर रिलीजन का बिजनेस इस कदर बढ़ चुका है, आसाराम जैसा रेपिस्ट भी खुलेआम घूम रहा है, राम रहीम जैसा रेपिस्ट भी पैरोल पे बाहर आ जाता है। आसाराम का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, एक थ्योरीज बन रही है कि उसे कांग्रेस ने फंसाया है। मतलब कोई ढंग का बहाना तक नहीं मिला उन लोगों को, इतनी आसानी से नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग। इसका एक एग्जांपल तो सोनम वांगचुक है, जिनको सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया, बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं ने फर्जी सबूत को ही डिस्ट्रीब्यूट किया और न्यूज चैनल ने फर्जी सबूत को फैलाने का काम किया। उसके बेसिस पे इनको पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की डेट आने वाली थी उससे पहले ही इनको छोड़ दिया गया। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये मामला पहुंचता तो कौन गलत है कौन सही है वो साफ साफ पता लग जाता। एंड द एंड बीजेपी जब इतनी खराब है, लोग फिर भी बीजेपी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? उसका एक सिंपल सा कारण है, ओपोजिशन पार्टी थोड़ी सी बेवकूफ है और जनता भी है पर बेवकूफ नहीं, थोड़ी सी मासूम है। इसी के साथ करते इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर नहीं आई तो नरेंद्र मोदी जी के कमेंट सेक्शन में जाके राहुल गांधी को गाली देकर आओ और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरी इतने दिन की मेहनत से बनाई गई वीडियो वसूल हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।